चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। सार्वजनिक डेटा के अनुसार कांग्रेस को 1334 करोड़, टीएमसी को 1397 करोड़ और बीजेपी को 6986 करोड़ का चंदा मिला है। वहीं डीएमके को चुनावी बॉन्ड से 656 करोड़ और समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ मिले। वाईएसआर कांग्रेस को 442 करोड़ का चंदा मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड के बाद ये पता चला है, जो डेटा है वो सार्वजनिक किया गया, कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है। कांग्रेस की बात करें तो 1334 करोड़, टीएमसी को 1397 करोड़, भारतीय जनता पार्टी को 6986 करोड़, डीएमके की बात करें तो चुनावी बॉन्ड से 656 करोड़, समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को 442 करोड़ का चंदा मिला है। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं कि देखिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां बीजेपी चुनावी बॉन्ड को काले धन पर बड़ी चोट बता रखी है, वहीं कांग्रेस ने जनता से बीजेपी को आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। तो ये तो कौन सी नई बात है भाई, ये बीजेपी के हमारे बैलेंस शीट में है, ये कोई काला धन थोड़ी ना है। ये चेक से लिया हुआ पैसा है, बॉन्ड के दिया हुआ पैसा है, ये हमारे डेटा शीट में है। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव फाइनेंसिंग कैसे होती है, जरा बताए कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमके, जितनी पार्टियां हैं ये परिवारवादी, कितना पैसा आता था, कितना आता था पार्टी में, कितना जेब में, ये बताएं ना। काला धन का खेल रोकने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो सकती है। हमारी मंशा साफ थी, हमेशा मंशा साफ रहेगी। ये मुद्दे हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक क्रोनी कैपिटलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, इन मुद्दों को लोग अपने संज्ञान में लेंगे कि नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो वास्तविक मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको संज्ञान में लेके अपना फैसला करें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सत्येंद्र जैन की जमानत पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर करीब 9 महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर मामलों से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं और आदि पर दबाव डालने, उनसे और मीडिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था, जो वक्त बढ़ते बढ़ते अब 9 महीने से ज्यादा का हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि क्या पूरी तरह से नियमित जमानत जो है सत्येंद्र जैन को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं जब उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत पर फिलहाल सत्येंद्र जैन है। 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, हालांकि अब 9 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है। अब आज इस बात को लेकर सुनवाई होगी, क्या उन्हें नियमित जमानत दी जाए या नहीं। बड़ी खबर दक्षिण कोलकाता से, जहां पर बन रही एक इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। मेटिया ब्रिज में बन रही 5 मंजिला इमारत ढहते ही मौके पर बचाव दल पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने 14 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया है। हादसे की जगह पर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद बताए गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दक्षिण कोलकाता में एक मंजिल अचानक से गिर गई, ये इमारत बताई जा रही है। हालांकि वजह क्या है वो बाद में जांच पड़ताल के दौरान पता चलेगा, लेकिन अब तक ये जानकारी है कि 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही कई लोगों की 2 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिका, क्या वजह बताई जा रही है, ये जो इमारत ढह गई अचानक से?
देखिए, आरोप ये लग रहा है अनुपमा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था और इसी क्रम में जब ये मकान गिरा कल देर रात को तो इसकी दीवार और पिलर पास में जो झोपड़ी थी उनके ऊपर जाकर गिरी, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं। अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, करीब 15 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, जिनमें से 4-5 को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ भी दिया गया है अस्पताल से, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, साथ ही साथ 2 की मौत हो चुकी है। फिलहाल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए। 19 और 20 मार्च को होने वाला है न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट। ये समिट भारत की शानदार उपलब्धियों और क्षमताओं पर चर्चा का एक बड़ा मंच बनेगा। इस बार समिट की थीम है भारत विश्व कल्याण का गुआ। देश दुनिया से तमाम बड़े मेहमान इस समिट में शामिल होंगे, अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट का मंच बड़े राजनेताओं, उद्यमी, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी और देश विदेश के बड़े और सम्मानित चेहरों से सजेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है? वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि एमवीए ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है।